वेलकम टू लेट्स एजुकेट। आज हम फिर आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुए हैं। जो अकाउंट रिवीजन सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसको आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार और रिस्पांस मिल रहा है, उसका हम आज 5th लेक्चर लेके आए हैं। अभी तक हमने 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, ये इसका 5th है। आज हम जो आपकी बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि ब्रांच अकाउंटिंग करवाइए, ब्रांच अकाउंटिंग करवाइए, आज हम डिस्कस करेंगे आपसे ब्रांच अकाउंटिंग के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। हम वो मेन चीज़ डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है तो वो हमारी जो क्लासेस होते हैं, क्लासेस बैच होते हैं, उनमें बहुत आराम से और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ कराया जाता है। और अभी जो यूपीपीसीएल की जो 240 वैकेंसी एक्सपेक्टेड हैं इसी साल, उसके लिए भी हम जल्द बैच अपना स्टार्ट करेंगे, तो आप चाहें तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम ब्रांच अकाउंटिंग की। ब्रांच अकाउंटिंग से पहले हम जानते हैं ब्रांच क्या होता है। देखिए, ब्रांच जो है उसका जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है सबऑर्डिनेट डिवीज़न। सबऑर्डिनेट डिवीज़न क्या होती है? सबऑर्डिनेट डिवीज़न यानी कि जो उसके सब पार्ट होता है, जो मेन डिवीज़न से अलग होती है। मान लीजिए जैसे हमारा बिजनेस है, हमारे एक सिटी में बिजनेस है हमारा, ये हमारा बिजनेस है दिल्ली में, और अब हम सोच रहे हैं कि हम अपना ऑफिस गुड़गांव में भी खोल लें ताकि वहाँ पे भी हम काम कर सकें। तो हमारा जो मेन ऑफिस है वो है दिल्ली में, और जो हमारा एक सब ऑफिस खोला है हमने, ये है गुड़गांव में। तो ये जो सब ऑफिस होता है ये ब्रांच कहलाती है, ये हेड ऑफिस कहलाता है जो आपका मेन ऑफिस होता है। तो ब्रांच कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी है। एक हेड ऑफिस की जो सब पार्ट आपने बिजनेस को आप बढ़ाते हो, उसके लिए जो आप एक अलग से ऑफिस खोलते हो या एक अलग से बिजनेस प्लेस खोलते हो, उसको आप ब्रांच कहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो बड़े बड़े, जैसे पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज है, या फिर मैकडोनल्ड है। इन सब की ये ब्रांचेस खुली हुई हैं जगह जगह। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रांचेस कितने टाइप की होती हैं। देखिए, जो ब्रांचेस होती हैं वो दरअसल 2 टाइप की होती हैं। पहली होती है आपकी इनलैंड ब्रांच। इनलैंड ब्रांच, इसके नाम से ही आपको पता लग जाएगा। इनलैंड का मतलब होता है आपका जो इनलैंड, यानी कि जो भारत एक कंट्री में अंदर में ही रहे, चाहे वो इंडिया हो या कोई भी हो, उसी में अगर रहती है वो होती है आपकी इनलैंड ब्रांच। वहीं जो दूसरी आपकी होती है वो होती है फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच वो होती है जो कंट्री ऑफ ओरिजिन से अलग रहती है। मतलब जिस कंट्री में उसका हेड ऑफिस है, उससे दूसरी कंट्री में अगर वो ब्रांच ओपन करती है तो उस ब्रांच को कहा जाता है फॉरेन ब्रांच। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है जिसको कहते हैं ओवरसीज ब्रांच। ओवरसी ब्रांच, ठीक है। मतलब हमारी कंट्री से, मान लीजिए ब्रांच, हमारा जो हेड ऑफिस है वो है इंडिया में, और आप ब्रांच ओपन कर रहे हैं यूएसए में। ठीक है, अब इनलैंड ब्रांच क्या होती है? आपकी जो होम ब्रांच होती है, मतलब जो आप दूसरी सिटी में खोल देते हैं। जैसे दिल्ली आपका हेड ऑफिस है, आपने मुंबई में इसकी एक ब्रांच खोल ली, कलकत्ता में खोल ली, तो ये सभी आपकी ब्रांच इनलैंड ब्रांच कहलाती है। ठीक है, सिचुएटेड, लेकिन ये सेम कंट्री में आपकी रहती है, और ये आपकी डिफरेंट कंट्री में रहती है। तो ये दो आपकी मेन ब्रांच होगी, डिफरेंट कंट्री। ठीक है, अब इन बात करते हैं हम इनलैंड ब्रांच की। इनलैंड ब्रांच दो तरीके की ब्रांच होती है, इसके भी दो सब पार्ट है। फर्स्ट आता है आपका डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच वो होती है जो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करेगी, और दूसरी आपकी कहलाती है इंडिपेंडेंट ब्रांच।
डिपेंडेंट। आप इसको साथ के साथ नोट करते जाइए, आप जो है अपने नोट्स साथ के साथ बनाते रहिए। ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांच को हम सेलिंग एजेंसीज भी कहते हैं, सेलिंग एजेंसीज। अब डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है? डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच है जो अपने अकाउंट्स नहीं बनाती, अपने अकाउंट्स जो नहीं बनाती। इसके जो अकाउंट्स है वो कौन बनाता है? इसके जो अकाउंट्स है वो इसका हेड ऑफिस मेंटेन करता है। ये बस एक छोटा सा, एक ये मान लीजिए एक छोटी सी समरी बनाती है, बाकी सारा काम हेड ऑफिस करता है। इसलिए ये पूरी तरह से हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट होती है। ये A to Z मामले में सब तरीके से हेड ऑफिस पे डिपेंड होगी। ये अपना सामान भी हेड ऑफिस से लेगी, ये मतलब लोकल परचेज, इसकी लोकल परचेज ये बिल्कुल नहीं करती। ये सारा का सारा सामान हेड ऑफिस से लेके आती है। अब देखिए, हेड ऑफिस से ये जो सामान लेके आती है तो फिर जो एक्सपेंस है वो कौन करता है? जितने भी एक्सपेंस है, जो भी इसके खर्चे हैं, वो भी हेड ऑफिस से ही मिलते हैं। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो ये पूरी तरह हेड ऑफिस पे ही डिपेंड होती है। ठीक है, बात करते हैं इसके फीचर्स की। वो फीचर्स तो मैंने बता दिया आपको कि ये लोकल से परचेज नहीं करती है। एक्सपेंस जितने भी हैं वो रूटीन टाइप के, जैसे सैलरीज, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, वो सभी इसका हेड ऑफिस पे करेगा। उसके बाद जो अगर बाय चांस कुछ ऐसे एक्सपेंस हो जाते हैं जिनको ब्रांच का मैनेजर करता है, वो भी बाद में इसको हेड ऑफिस से मिल जाते हैं, और ये अपना सारा पैसा जो है वो सारा का सारा हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र करती है। और एक डेली बेसिस पे कैश जमा करती है, डेली या मंथली या क्वार्टरली भी, जैसे भी है, वीकली बेसिस पे, या फिर ये अपना सारा पैसा जो है वो ब्रांच, जो उसका हेड ऑफिस है, उसको ट्रांसफ़र करती है। और ये एक रिटर्न भी देती है, मतलब हर वीक में हर एक रिटर्न भी फाइल करती है हेड ऑफिस की, अपने सब कुछ सेल्स का रिकॉर्ड जो है वो बनाती है। ये सिर्फ सेल्स का स्टॉक रजिस्टर रखती है, ये सिर्फ एक अकाउंट रखती है अपने पास, वो है स्टॉक रजिस्टर। मेंटेन करती है कि कितना सामान आया और कितना सामान गया, और ये कुछ भी मेंटेन नहीं करती। ठीक है, अकाउंटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करती। तो आपको ये दो चार चीज़ें याद रखनी है, ये आपसे पूछी जा सकती है कि इनमें से कौन सी ब्रांच जो है वो स्टॉक रजिस्टर ओनली मेंटेन करती है, या फिर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती, या पूरी तरह से हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट होती है, या जिसके एक्सपेंस हेड ऑफिस देता है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब डिपेंडेंट ब्रांच की बात करते हैं। डिपेंडेंट ब्रांच के चार मेथड हैं। डिपेंडेंट ब्रांच को अकाउंटिंग करने के डिपेंडेंट ब्रांच जो चार मेथड से अकाउंटिंग करती है। ब्रांच करती, हेड ऑफिस करता है, जो उसका हेड ऑफिस है वो अकाउंटिंग करता है, ब्रांच अकाउंटिंग नहीं करती। देखिए चार कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है इसका डेटा सिस्टम, डेटा सिस्टम। नंबर टू आता है इसका स्टॉक एंड डाटा सिस्टम, स्टॉक एंड डाटा सिस्टम। तीसरा आता है फाइनल अकाउंट सिस्टम, फाइनल अकाउंट सिस्टम। और लास्ट आता है इसका होलसेल ब्रांच, होलसेल ब्रांच सिस्टम। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। इसके चार मेथड होते हैं: डेटा सिस्टम, स्टॉक डेटा सिस्टम, फाइनल अकाउंट सिस्टम, होलसेल ब्रांच सिस्टम। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं डेटा सिस्टम की। इसको हम जो है वो एक और नाम से बोलते हैं, वो है ब्रांच अकाउंट मेथड, या फिर इसको कह सकते हैं आप सिंथेटिक मेथड, सिंथेटिक। ये इसके दो और नाम है, इससे आपसे कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये नाम आते हैं तो ये डेटा सिस्टम है। अभी डेटा सिस्टम में होता क्या है?
देखिए जो हेड ऑफिस है डाटा सिस्टम में, जो आपका हेड ऑफिस है वो हर ब्रांच के लिए अलग से अकाउंट बनाता है। जैसे मान लीजिए एक हेड ऑफिस है, उसकी अगर 4-5 ब्रांच है, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, ठीक है, एक मान लीजिए कोलकाता में है, ठीक, एक आगरा में है, इसकी ये 4 ब्रांच है, तो ये हर उसके लिए अलग से मेंटेन करेगा डाटा सिस्टम के अंदर एक अकाउंट बनाएगा जिसको बोलेंगे ब्रांच अकाउंट। ठीक है, कलकत्ता ब्रांच अकाउंट, मुंबई ब्रांच अकाउंट, आगरा ब्रांच अकाउंट, दिल्ली ब्रांच अकाउंट, ऐसे ही एक अकाउंट बनाएगा और उसमें उसके सारे ट्रांजैक्शन ये रिकॉर्ड करेगा। ये दरअसल ज़्यादा बड़ी तो नहीं, एक मीडियम साइज जो ब्रांच होती है, स्मॉल कह सकते हैं, स्मॉल छोटी छोटी ब्रांच जो आप ओपन कर देते हैं, उसके लिए डाटा सिस्टम आपका यूज़ किया जाता है। इसमें हेड ऑफिस एक सेपरेट अकाउंट बनाता है हर ब्रांच के लिए लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रांच अकाउंट आपको याद रखना है डाटा सिस्टम में, जो ब्रांच अकाउंट है वो कि कौन सा अकाउंट है। देखिए ब्रांच अकाउंट जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट इसलिए है क्योंकि ये आपका इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट होता है। आप जो आपका इनकम होती है, जो रिसिप्ट पेमेंट होते हैं, वो ये सब रिकॉर्ड करता है। आपको पता है 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। उसमें नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड करता है, इसलिए ब्रांच अकाउंट जो है वो नॉमिनल है। एक चीज़ और याद रखनी है, ये डेटर का ब्रांच अकाउंट है, मतलब डेटर सिस्टम में जो ब्रांच अकाउंट है। आगे भी ब्रांच अकाउंट आएंगे लेकिन वो नॉमिनल अकाउंट नहीं होंगे, तो ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। ठीक है, अब इसमें कुछ एंट्रीज होती हैं डेटर अकाउंट में, कुछ एंट्रीज होती हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, एंट्री नंबर 1, सबसे पहले आता है इसमें ओपनिंग बैलेंस। मतलब इसमें जो है हम सारे जो एसेट होते हैं वो हम ट्रांसफ़र करते हैं। किस में करते हैं? ब्रांच अकाउंट में। ठीक है, ब्रांच अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? वो करेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एसेट। ये ओपनिंग बैलेंस होता है। ये क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्डिंग किसके? ऑफ एसेट। एसेट का हम ओपनिंग बैलेंस इसमें रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जो सेकंड एंट्री आती है वो आती है लायबिलिटीज़ की। जैसे हमने लायबिलिटीज़ वो एसेट रिकॉर्ड की है, ऐसे ही हम लायबिलिटीज़ जो है वो आपकी रिकॉर्ड करेंगे। तो लायबिलिटीज़ इस एसेट्स के अपोजिट होती है। लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस की रिकॉर्डिंग किसकी? ऑफ लायबिलिटी। जो डेटर अकाउंट होता है उसमें ये हेड ऑफिस जो है जितने एसेट्स होते हैं, मतलब जो हेड ऑफिस ने पेमेंट करके खरीद के दिए हैं ब्रांच में जितने एक्सपेंस होते, वो एसेट होते हैं, ये लायबिलिटीज़ होती है, तो जो उसका ओपनिंग बैलेंस है वो एक पीरियड के बाद आपको ट्रांसफ़र करना होता है। जैसे ईयर एंड हो गया तो ओपनिंग बैलेंस को आप क्लोजिंग लेंगे और फिर नेक्स्ट ईयर में आपको उसको ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे। तो उसकी एंट्री होती है ब्रांच अकाउंट टू एसेट्स और लायबिलिटीज़ टू ब्रांच। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी। तीसरी एंट्री क्या होती है? तीसरी एंट्री होती है अगर गुड्स ट्रांसफ़र किए हेड ऑफिस ने ब्रांच को। ठीक है, ब्रांच अकाउंट डेबिट। ये आपसे एंट्री पूछ ली जाएगी, इसको बाय हार्ट याद कर लीजिए। टू गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, ये क्या है? ये एंट्री किस चीज़ की है? गुड्स ट्रांसफर्ड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड ट्रांसफ़र किए, क्योंकि ये डिपेंडेंट है पूरी तरीके से हेड ऑफिस पे, ये लोकल परचेज नहीं करती, इसलिए हम एंट्री करेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ एंट्री की। फोर्थ एंट्री जो है
वो है आपकी एक्सपेंस की। मान लीजिए कोई एक्सपेंस है, वो किसने मेट बाय हेड ऑफिस। मान लीजिए कोई एक्सपेंस है वो हेड ऑफिस ने किया, तो उसकी एंट्री क्या होगी। हेड ऑफिस जो है वो डायरेक्ट पेमेंट करता है, ठीक है, ब्रांच टू बैंक अकाउंट, बैंक से पेमेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपकी फिफ्थ एंट्री होगी, वो होगी, मान लीजिए जो गुड भेजे थे, जैसे हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे 1 लाख के, तो अब लास्ट में बच गए, तो फिर हेड वो जो ब्रांच अकाउंट है, ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस कर दिए, जो बचे हुए गुड्स हैं वो गुड्स रिटर्न कर दिए, रिटर्न बैक गुड्स, रिटर्न बैक। ये क्या हो रहा है, रिटर्न बैक टू एच, ठीक है। इसकी क्या एंट्री आएगी, इसकी एंट्री आएगी उसका उल्टा, ब्रांच, इसकी एंट्री आएगी, हमने पहले एंट्री क्या करी थी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच, तो इसका उल्टा हो जाएगा गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। ये जो आपने थर्ड एंट्री की थी इसका रिवर्स है। अब बात करते हैं सिक्स्थ एंट्री की, जो कि होगी रेमिटेंस। जब मान लीजिए ब्रांच को गुड भेजा और ब्रांच ने आगे उसको सेल कर दिया, तो आफ्टर सेल जो वो पैसे आएंगे वो उसको हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, क्योंकि हेड ऑफिस सारे एक्सपेंस वहाँ से कर रहा है, इसलिए जो वो है वो उसको रेमिट करने पड़ते हैं। तो मान लीजिए अगर रेमिटेंस आई, जो पैसे हैं फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से हेड ऑफिस को पैसे भेजे हैं, तो इसकी क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच टू ब्रांच। तो ये आपको एक कोई भी एंट्री पूछ लेगा, एक छोटा सा ट्रांजैक्शन देगा कि भाई हेड ऑफिस ने इतना सामान वहाँ भेजा, अब इसकी एंट्री बताओ, तो इसको आपको याद रखना है, ये एंट्री होगी। उसके बाद सातवीं एंट्री क्या होती है, अब हम क्लोजिंग बैलेंस करेंगे, मतलब जो आपकी ये पहली दो एंट्री हुए हैं, एसेट्स का जब ओपनिंग बैलेंस लिखा था और फिर लायबिलिटीज़ का, अब इसको हम रिवर्स करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस इनका हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने वो लिखा था, पहले जो एंट्री की थी वो थी ब्रांच अकाउंट टू एसिड्स, तो वो हो जाएगी एसिड्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, और दूसरी एंट्री हो जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, ठीक है। ये इसकी रिवर्स है, ये जो पहले वाली इन दोनों की है ये रिवर्स हो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट डे पे 1 अप्रैल को जब अगला साल लग जाएगा तो ये वापस हमें ओपनिंग बैलेंस इसका लिखना होगा, ठीक है। अब जो इसकी एंट्री बचती है वो बचती है प्रॉफिट की। लास्ट क्या था, 7 8, अगर प्रॉफिट या लॉस आया तो ये कहाँ ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर्ड होगा आपका, ट्रांसफर टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हेड ऑफिस का है उसमें ये ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि ब्रांच का कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं होता, जो सभी ब्रांच का एक जर्नल अकाउंट होगा जो हेड ऑफिस का होगा उसमें ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसकी एंट्री क्या होगी, अगर प्रॉफिट होता है तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। और वहीं अगर लॉस होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा, जनरल पी एंड एल अकाउंट डेबिट
टू ब्रांच। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी प्रॉफिट के केस में, और दूसरी वाली हो जाएगी आपकी लॉस के केस में, प्रॉफिट, और ये वाली लॉस के केस में। तो आपको बेसिकली 8 एंट्री हैं ये जो आपकी इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर आप पहली 3 याद करेंगे तो 3 तो उसकी रिवर्स ही हैं। भैया आपने पहली वाली में देखा कि ब्रांच अकाउंट तो एसिड होता है, ठीक है, इसका रिवर्स होगा क्लोजिंग पे एसिड्स टू ब्रांच। सेकंड वाली लाइबिलिटीज टू ब्रांच होता है ओपनिंग, तो ब्रांच टू लाइबिलिटी जिसका क्लोजिंग हो जाएगा। और गुड अगर आता है तो ब्रांच टू गुड सेंट फॉर टू ब्रांच, और अगर वो रिटर्न करता है तो ब्रांच टू वो गुड सेंट टू ब्रांच टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, ये 3 इसकी वो हो गई। आपको अब जो याद करनी है वो 1 2 है, जैसे ब्रांच टू बैंक हो जाएगा अगर एक्सपेंस पे करते हैं, जो नॉर्मल हम पे ही करते हैं जैसे नॉर्मल करते हैं, तो बैंक क्रेडिट होता ही है आपका। दूसरा आपका जो रेमिटेंस है तो बैंक अकाउंट डेबिट, जब पैसे आते हैं तो बैंक डेबिट होता है, तो टू ब्रांच। तो इसमें याद करने की नहीं है, ये तो नॉर्मल सी कॉमन सेंस वाली एंट्री है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, याद रहेगी। और आपको पता ही है अगर प्रॉफिट हो तो क्रेडिट होता है और लॉस हो तो डेबिट होता है। ठीक है, तो ये आपकी डेटर सिस्टम यहाँ पे था। अब इसका मैं ब्रांच अकाउंट आपको बना के दिखाता हूँ जो डेटर सिस्टम में बनता है। ठीक है, आप एक बार अकाउंट देखें तो आपको अच्छी से एंट्री याद हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, अब बात करते हैं एंट्री की। सबसे पहले हमने एंट्री की थी एसेट्स की, तो यहाँ पे टू बैलेंस आता है बीडी, टू बैलेंस बीडी। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जो असली रियल में लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंस, वो ऐसे नहीं लिखा जाता, वो आपको बताता हूँ मैं। वो आपको एसेट्स के नाम लिखे जाते हैं, जैसे आपका वो हो गया, बी आर हो गया, कैश बी आर अकाउंट डेबिट, तो टू बी आर, टू आपका फर्नीचर हो गया, ठीक है, आपका कंप्यूटर हो गया, तो वो सब एसेट्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे एसेट्स के तौर पे। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा। अगर एसेट का यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे किसका आएगा, लायबिलिटीज। ठीक है, ये यहाँ पे लायबिलिटीज का आपका ओपनिंग बैलेंस जो है वो आ गया। अब बात करते हैं, अगर ब्रांच से हमें हेड ऑफिस से अगर गुड्स मिले तो यहाँ पे आ जाएगा गुड्स सेंड्स टू ब्रांच। जितना भी यहाँ आया वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर गुड सेंट यहाँ से आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे गुड रिटर्न हो जाएंगे। अगर गुड्स रिटर्न होगा तो यहाँ पे गुड्स सेंड टू ब्रांच इस साइड आ जाएगा, ये यहाँ पे रिटर्न है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो बचता है, अगर बैंक हेड ऑफिस कोई एक्सपेंस पे करता है आपके बिहाफ पे, तो जिससे पे करता है बाय कैश टू कैश और बैंक, यहाँ पे आ जाएगा। और वहीं अगर ब्रांच जो है वो सेल करने के बाद पैसे हेड ऑफिस को देती है तो ये यहाँ पे टू बाय कैश और बैंक आ जाएगा। ठीक है, ये रेमिटेंस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टू जर्नल पी एंड एल, अगर यहाँ पे प्रॉफिट है जो नॉर्मल ट्रेडिंग में भी होता है, और यहाँ पे बाय जनरल पी एंड एल, अगर यहाँ पे लॉस आता है तो क्लोजिंग बैलेंस में इस साइड आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई सेल ऑफ फर्नीचर वगैरह करती है ब्रांच, बाय चांस फर्नीचर बेच दिया तो वो इस साइड आएगा।
कैश या बैंक, अगर कोई सेल ऑफ एसिड करता है, जैसे पुराना एसिड हो गया तो वो बेच दिया, वो इधर आ जाएगा। और बाई चांस कोई पैटी कैश जो है वो पे करती है हेड ऑफिस, उसके लिए आपको पैसे देती है, तो बाई कैटी पैस। और यहाँ पे लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम इसको बैलेंस करने से पहले एक एंट्री हम और करेंगे। क्या करेंगे, वो होगी आपकी जो लाइबिलिटीज़ है वो क्लोजिंग होगी टू लाइबिलिटीज़, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आपका आ जाएगा, फिर इसको बैलेंस कर देंगे और बाय एसेट्स क्लोजिंग बैलेंस। और जो आपको बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी P&L की, प्रॉफिट या लॉस की। ठीक है, अगर ये अकाउंट भी आप एक बार ध्यान से समझे और ध्यान में रखें तो आपको एंट्री भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही है जो ब्रांच होता है, ब्रांच अकाउंट, ये जितने भी होते हैं ये डायरेक्ट ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा, तो जो इस साइड के होंगे वो ऐसी एंट्री होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एसेट टू गुड्स एंड टू कैश टू पेटी कैश। और जो इधर होते हैं ये सारे, ये डेबिट होते हैं, ये क्रेडिट होते हैं। मतलब एंट्री में, जनरल एंट्री में ये क्रेडिट साइड में आएंगे। ये जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये है, ठीक है, मान लीजिए ये है, तो ये आएगी, ये वाला एंट्री हम लेते हैं, ये आएगी लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ठीक है, और इधर से अगर ये वाली एंट्री हम ले तो ये क्या आएगी, ये हमेशा टू में आती है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड। तो चाहे आप एंड याद कर लीजिए या फिर आप अकाउंट से याद कर लीजिए, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ब्रांच अकाउंट हो गया। अब बात करते हैं, एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है, वो होता है मार्कअप कैलकुलेशन। इस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक, एक क्वेश्चन आपका इससे निकलेगा। मार्कअप कैलकुलेशन क्या होता है, देखिए कई बार क्या है, जो हेड ऑफिस है वो मान लीजिए ब्रांच को पैसे भेजता है गुड्स, एक इसने इसको मोबाइल फ़ोन भेजा, ठीक है, उसकी कॉस्ट थी 10,000, 10,000 उसकी कॉस्ट थी, और इसने जो है वो ब्रांच को दिया 11,000 में। उसने क्या कर दिया, 1,000 रुपीज़ का इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी जोड़ दिया है, यानी कि इसकी 10,000 की क्या थी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ये आपको उसने सेलिंग प्राइस पे ही दिया है। ये जो इस प्राइस होता है इसको कहते हैं लोडेड प्राइस। क्या कहते हैं इसको, लोडेड प्राइस। यानी कि लोडेड प्राइस क्या होता है, प्राइस अबव कॉस्ट, कॉस्ट से ऊपर जो प्राइस होता है वो होता है लोडेड प्राइस, या इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है मार्कअप। मार्कअप ऐड किया है इसने, ठीक है, कुछ परसेंटेज ये ऑलरेडी ऐड करता है। और यानी कि जो हम कह सकते हैं जो स्टॉक है, इसने जो गुड्स भेजे हैं उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट का एलिमेंट है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, इसको आपको मैं बताऊंगा, कुछ आपको याद करना है। क्या करना है, आपको लर्न करना है। क्या चीज़ याद करनी है, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये इजिकल टू नहीं है, अभी करूँगा मैं। देखिए याद रखिए, जब भी 20% सेलिंग दिया हो उसका मतलब है 25% ऑन कॉस्ट। मतलब आपको 20% ऑन सेलिंग प्राइस देगा तो आपको मानना है कि वो 25% ऑन कॉस्ट है। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस देता है 50% तो ये 100% ऑन कॉस्ट होता है। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस देता है 25% तो ये 33/3% ऑफ कॉस्ट प्राइस होता है, ये ऑफ सेलिंग प्राइस होता है, और ये ऑफ कॉस्ट प्राइस होता है। तो ये कुछ परसेंटेज हैं जो ये आपसे पूछी जा सकती हैं, और अगर आपको ये याद होगी
तो आपको समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 16 2/3% ऑफ SP मतलब 20% ऑफ कॉस्ट। तो ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और ज़्यादातर सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो ये वाली या ये वाली दे देंगे आपको। ये दो और भी पूछी जाती है लेकिन ये सबसे ज़्यादा आपकी पूछी जाती है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, वो है 1,000 रुपये की उसकी कॉस्ट है। अब वो कहेगा कि मैंने इसमें मार्कअप जोड़ा है। मार्कअप कितना जोड़ा है? 20% ऑन 20% ऑन सेलिंग प्राइस जोड़ा है, ठीक है। अब आपको पता है मार्कअप 20% है, किस पे है? 20% यहाँ पे आपको देखना है सेलिंग प्राइस पे। आपको मैंने बताया था जब भी 20% ऑन सेलिंग प्राइस हो तो 25% ऑफ सेलिंग प्राइस है। आप इसको अगर निकालने बैठेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको अगर याद है तो आप कहेंगे ठीक है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है, यानी कि 25% ऑफ कॉस्ट है। कॉस्ट कितनी है? 1,000 है, ठीक है। तो ये आपके आ गया 250 का प्रॉफिट है। तो आपकी ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत ईजी हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, आपको बड़ा देगा। अगर आपको ये याद रहेंगी ना तो आपको क्वेश्चन थोड़ा और कम समय लेगा, वरना हो तो तब भी जाएगा लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा और ये थोड़ा आपका ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो आता है मेमोरेंडम ब्रांच डेटा अकाउंट। मेमोरेंडम ब्रांच डेटा अकाउंट ये क्या होता है? देखिए कुछ नहीं होता, ये बस ये है कि ये एक डेटर अकाउंट है। जो जैसे जो क्रेडिट, कई बार क्या है ब्रांच जो है वो क्रेडिट सेल करती है, और जब जब ब्रांच क्रेडिट सेल करती है तो उसको एक डेटर का रिकॉर्ड मेंटेन करता है जिसको कहते हैं मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट। और वो हेड ऑफिस रिकॉर्ड करता है मेनली। ब्रांच तो क्योंकि रिकॉर्ड नहीं करती लेकिन वो डिटेल रखती है और हेड ऑफिस को देती है, और हेड ऑफिस जो है वो क्रेडिट सेल्स की रिकॉर्ड मेंटेन करता है। और ये बस यही है। इसमें ओपनिंग बैलेंस आता है, क्लोजिंग बैलेंस आता है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया, अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट रिसीव्ड और क्रेडिट सेल, इससे आपका निकल जाता है, ठीक है। अब डेटर, उसमें एक दो चीज़ें आपको और याद रखनी है। जो आपका डेटर सिस्टम है उसमें भी जो हम अभी बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सबसे पहले मेथड की, जो है डेटर सिस्टम मेथड, जो डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर आता है। कि जो आपकी क्रेडिट सेल है, क्या जो आपकी क्रेडिट सेल, बैड डेब्ट्स, ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, उसके बाद रिटर्न फ्रॉम डेटर डेटर टू ब्रांच, ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये हम ब्रांच अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते। ब्रांच अकाउंट में हम जो भी हमने बताया था इसमें हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं होते। ये सिंपल सी बात है। ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं वैसे तो होते नहीं है, ये डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं है। एक तो रिकॉर्ड नहीं होते, एक ही डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं है। मतलब ये डायरेक्ट आपके जो हैं वो हेड ऑफिस से ट्रांजैक्शन ये नहीं होते, इसलिए हम इनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे ब्रांच अकाउंट में, ठीक। उसके बाद अगला मेथड आता है आपका डेटर मेथड, डेटर स्टॉक एंड डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। देखिए एक स्मॉल ब्रांच के लिए मेथड होता है डेटर सिस्टम, और एक उससे थोड़ी बड़ी ब्रांच के लिए मेथड हो गया स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। ये थोड़ी और बड़ी ब्रांच है तो इसको हम मेंटेन करने के लिए इसके ऊपर, ताकि हेड ऑफिस का कंट्रोल रहे, तो हम थोड़ा एक और अकाउंट बनाते हैं इसके अंदर, एक दो एक्स्ट्रा अकाउंट बनाते हैं।
उनको उस मेथड को कहा जाता है स्टॉक एंड डेटर मेथड। इसमें एक तो बनेगा ब्रांच का स्टॉक अकाउंट, जो ब्रांच हम गुड्स बेचते हैं उसका हम एक अलग से ही अकाउंट बना देंगे इसमें, वो ब्रांच अकाउंट में नहीं करेंगे, इसका एक अलग से अकाउंट बनेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। फिर एक ब्रांच का डेटर अकाउंट बना देंगे, ठीक है। ये सभी डेटर्स की इसमें डिटेल रखेगा। उसके बाद एक ब्रांच का जो आपका एक्सपेंस अकाउंट है, ताकि हम, बड़ी ब्रांच है, पहले से ज़्यादा बड़ी ब्रांच है तो हर चीज़ इतने ट्रांजैक्शन है कि अकाउंटेंट पागल हो जाएगा रिकॉर्ड करते करते, इसलिए हमने इनका एक छोटे 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 अकाउंट बना रखे हैं। तो लास्ट में बनता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आपका बनाया जाता है। तो आपको ये सब नाम याद रखने की ज़रूरत है यहाँ, ठीक है। तो आपको पता ही है ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्या होता है, ये स्टॉक की डिटेल मेंटेन करेगा। ये याद रखना, ये रियल अकाउंट होता है आपका, ठीक है। ये इसलिए होता है ताकि हमारा कंट्रोल रहे किसके ऊपर, स्टॉक, कंट्रोल ओवर स्टॉक रहे, हम स्टॉक को एफिशिएंट यूटिलाइज कर सकें, इसलिए ये बनाया जाता है। ये ज़्यादातर जो लोडेड और इन्फ्लेटेड प्राइस है उसी के ऊपर बनाया जाएगा, क्योंकि बड़ी ब्रांच है तो लोडेड प्राइस पे ही ब्रांच जो है वो आपको बेचती है गुड्स। और एक इसमें, इससे हमें ये पता लग जाता है अगर उसकी डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट से तो यानी कि शॉर्टेज है गुड्स की, और अगर डेबिट साइड कम है क्रेडिट से तो यानी कि सरप्लस गुड ब्रांच के पास मौजूद है, ठीक है। फिर ये आता है ब्रांच डेटर, आपको पता ही है डेटर अकाउंट। फिर एक्सपेंस भी होगी। एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्यों है, क्योंकि भाई ये इनकम एक्सपेंस है, प्रॉफिट निकालते हैं इससे, तो ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है आपका, ठीक है। और इसमें डेटर में डेटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, बस यही था। स्टॉक में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको जो मेन मेन चीज़ है वो मैंने बता दी है। इसमें एक एंट्री बस याद रखना, बाकी सारी एंट्री सेम होती हैं जो ट्रांसफ़र वगैरह की हैं, वो लगभग सेम है। एक चीज़ याद रखनी है, मैं बताना भूल गया था, वो है डेटर सिस्टम में। डेटर सिस्टम में हमने जो एंट्री करी थी ना, उसमें एक दो एंट्री और याद रखनी है। अगर लोडेड प्राइस है, क्या है, अगर लोडेड प्राइस है तो जो आपका कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है, उसमें से कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा मार्कअप, या जिसको हम प्रॉफिट भी कहते हैं। ये डेटा सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, पहले वाले की, ठीक है। तो इसमें अगर ओपनिंग बैलेंस में आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक में मार्कअप आ रहा है तो हम एंट्री करेंगे स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। और अगर क्लोजिंग बैलेंस में आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में आ रहा है अगर, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक में आ रहा है तो इसकी उल्टी हो जाएगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, ठीक है। और अगर जो हमने हेड ऑफिस से जो गुड्स गए हैं ब्रांच को उसमें आ रहा है तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, गुड सेंट टू ब्रांच, और ये नॉर्मल टू ब्रांच अकाउंट। ये तीन एंट्री आपको याद रखनी है। ये पूछिए ये किस पे होगी, ये सिर्फ प्रॉफिट अमाउंट पे होगी। मान लीजिए 1,000 गुड था, 900 उसकी कॉस्ट थी, तो 100 रुपये आपका प्राइस है, तो अगर ये भेजा तो यहाँ सिर्फ 100 रुपये की एंट्री होगी। आपकी जो मार्कअप या प्रॉफिट है सिर्फ उसकी एंट्री ये यहाँ पे होगी, इसके अलावा नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हो गया, फिर स्टॉक अकाउंट हो गया आपका, और इसके बाद नेक्स्ट मेथड बचता है आपका, वो बचता है होलसेल ब्रांच अकाउंट। जो नेक्स्ट मेथड है, एक मिनट, वो आपका है होलसेल मेथड।
होलसेल ब्रांच सिस्टम। ये मेथड क्या होता है, देखिए कुछ जो ना बड़ी बड़ी ब्रांच होती है, ठीक है, हेड ऑफिस है, मान लीजिए उसके क्या है, वो उसने ब्रांच खोली हुई है, ठीक है। दो तरह की ब्रांच होती है, एक होती है आपकी रिटेलर, मान लीजिए कुछ उस पे से रिटेलर सामान खरीदते, रिटेलर की ब्रांच है। एक होलसेल रेट सुना होगा आपने, होलसेल रेट पे आपकी कई बाजार खुलते हैं, जैसे आपने सुना होगा एक मेट्रो, मेट्रो करके मॉल होता है, छोटा मेट्रो मॉल, जिसमें आप होलसेल रेट पे लेते हैं। तो ऐसे ही हेड ऑफिस दो तरह के कस्टमर्स को सामान बेचता है। तो इसमें जो है वो ये दोनों अकाउंट बनाता है, एक होलसेलर के लिए बनाता है, एक रिटेलर के लिए सेम अकाउंट बनाता है। वो ये देखता है कि भाई क्या हमने होलसेलर को बेचा, उससे हमें प्रॉफिट हुआ, या रिटेलर को बेचा, दोनों को कंपेयर करने के लिए जो अकाउंट बनाता है, वो अलग अलग अकाउंट बनेंगे, दोनों के अलग अलग, जैसे अलग अलग ब्रांच के बनते हैं ऐसे ही बनेंगे। वो उसको होलसेल मेथड कह देते हैं, क्योंकि वो दोनों को कंपेयर करना चाहता है, ठीक है। इसका बस इतना सा ही है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या होता है, फाइनल अकाउंट मतलब एक जो ब्रांच है आपका, वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, हेड ऑफिस जो है उसका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये और मेंटेन करता है। और बैलेंस, जो आपके बैलेंस निकालता है उससे, वो आपके बैलेंस निकालता है, मतलब इस ये आपका ब्रांच अकाउंट ही बनाएगा। इसके साथ साथ सेपरेट, हेड ऑफिस से अलग ये एक सेपरेट P&L एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, ये हर ब्रांच का बनाएगा। जैसे पहले सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनता था, ऐसा नहीं है, फाइनल अकाउंट्स में इसके सारे प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग ये सब इसके बनेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है, वो यहाँ पे जो ब्रांच अकाउंट बनेगा वो कौन सा अकाउंट होगा, वो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। फाइनल मेथड के अंदर ये अकाउंट पर्सनल होगा, ये आपको याद रखनी है। और जो ब्रांच अकाउंट आपका डेटर उसमें था, वो क्या था बताओ, वो नॉमिनल था, नॉमिनल था या रियल था, क्या था, अभी अभी तो बताया था आपको, क्या था वो नॉमिनल अकाउंट था। याद रखना इस चीज़ को, ये नॉमिनल अकाउंट है और ये पर्सनल अकाउंट है, ये डेटर सिस्टम में है और ये फाइनल में है, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा सारे वो हो गए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो हमने बात की थी वो बचती है, ये चारों मेथड आपके मैंने इनका ओवरव्यू आपको दे दिया है, ठीक है। अब बात बचती है इंडिपेंडेंट ब्रांच की, ठीक है। इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है, देखिए इंडिपेंडेंट ब्रांच नाम में ही पता लगता है आपका, ये डिपेंडेंट नहीं है किस पे, हेड ऑफिस पे, ये डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि ये सब कुछ खुद करती है। ये हेड ऑफिस से भी लेती है पैसा, हेड ऑफिस से भी लेगी और लोकल परचेज भी करेगी, ये लोकल से सामान खरीद के भी बेच सकती है। अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मैकडोनल्ड, या फिर आप कह सकते हैं डोमिनो, जो पिज़्ज़ा होता है, ये इसके सबसे बढ़िया एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि देखिए जो डोमिनो सामान या पिज़्ज़ा बनाता है आपका, वो ये हेड ऑफिस से सामान नहीं लेता, हेड ऑफिस से सिर्फ ये क्या लेता है, रेसिपी लेता है। आपकी जो रेसिपी है ये वो ले लेगा, कैसे बनाते हैं, पेटेंट कॉपीराइट ये ले लेगा, ठीक है। ये सब टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो, ये ले लेगा, टेक्नोलॉजी ले लेगा ये। लेकिन ये क्या सामान भी हेड ऑफिस से आता है क्या, नहीं, इसको आटा और जो भी इन इसके सामान लगता है पिज़्ज़ा बनाने में, या मैकडोनल्ड को जो पोटैटो लगते हैं, ये जो भी लगता है, ये किससे ले लेगा, ये लोकल से भी ले सकता है अपना, ठीक है। ज़रूरी नहीं हेड ऑफिस से ही लेगा, ये लोकल से भी ले सकता है। इसलिए ये आप एक इंडिपेंडेंट जो ब्रांच है वो कहलाएगी। ये अपने खुद के बुक्स अकाउंट्स बनाते हैं, एक तो लोकल परचेज करते हैं, ऊपर से ये मेंटेन करते हैं
खुद के बुक ऑफ अकाउंट, ये हेड ऑफिस पे डिपेंड नहीं रहते, ये अपने खुद P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट, वो बैलेंस शीट बना लेते हैं, ट्रेडिंग सब ये खुद ही बना लेते हैं, ये हेड ऑफिस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहते। ठीक है, मैनेजर जो है वो कुछ सारा पैसा जो है वो हेड ऑफिस को नहीं देता, उसमें से कुछ रख भी लेता है, और जो डेली के एक्सपेंस है, डेली के जो कैश एक्सपेंस है वो ब्रांच ही करती है, इसमें ये हेड ऑफिस पे नहीं करता। मैनेजर जो है वो लास्ट में मंथली, या आप कह सकते हैं मंथली या फिर एन ईयरली बेसिस पे ये पेमेंट करता है किसको, हेड ऑफिस को। जो प्रॉफिट आया उसके अकॉर्डिंग ये कुछ परसेंटेज, मान लीजिए आपने कह दिया कि भाई 30% प्रॉफिट हमें दे दो, बाकी से आप चलाओ, तो वो टाइप है, ये सिर्फ एक परसेंटेज प्रॉफिट दे देता है, बाकी सब ये खुद रखता है। इनका खुद का P&L अकाउंट है, इनकी खुद की बैलेंस शीट, इनका खुद का ट्रायल बैलेंस है, तो ये सब काम, ठीक है। और ये एक अलग से अकाउंट भी बनाता है, जैसे वो अकाउंट बनते हैं ऐसे ही ये एक अकाउंट बनाएगा अपनी बुक्स में, हिंदी बुक्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच जो बुक्स मेंटेन करेगी उसमें ये एक अकाउंट, जैसे हेड ऑफिस तो ब्रांच अकाउंट बनाता था, ये सेम हेड ऑफिस अकाउंट बनाएगा, हेड ऑफिस अकाउंट बनाएगा। ये हेड ऑफिस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है, हेड ऑफिस अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो आपको पता लग गया इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या है, जो अपने बुक्स रिकॉर्ड खुद बनाए, लोकल परचेज करे, अपना डेली कैश एक्सपेंस खुद करे, उसका मंथली रिपोर्ट या ईयरली हो सकता है रिपोर्ट दे, प्रॉफिट का एक परसेंटेज हो सकता है वो ले। तो ये आपकी इंडिपेंडेंट ब्रांच थी। देखिए UPPCL का जो एग्ज़ाम है वो जो 13 सितंबर को है, ये आपको पता है, ठीक है। अब इसमें ब्रांच अकाउंटिंग में से वो ऐसे इसी में से पूछेगा आपसे, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा बहुत आपको न्यूमेरिकल दे देगा, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे उसमें वो मार्कअप दे देगा, यानी कि जो आप प्रॉफिट ऐड करते हैं वो दे देगा, या फिर वो जर्नल एंट्रीज देगा कि बताओ इसकी एंट्रीज क्या होगी, जो मैंने अभी आपको लगभग करा दी है सभी एंट्री। उसके बाद वो ये कह देगा कि भाई डेटर अकाउंट क्या होता है, चार मेथड्स कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट क्या होता है, तो ये सब आपको क्वेश्चन देगा। ठीक है, इस टाइप के ये क्वेश्चंस मैंने इस बार प्रीवियस ईयर इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किए, इसके लिए मैं एक एक मैराथन वीडियो में लाने की सोच रहा हूँ, जो सभी क्वेश्चंस आपके उसमें सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ 50 के करीब क्वेश्चन, 50 या जितने भी हो सकता है मैं कोशिश करूँगा आपके लिए लेके आऊँ। और आप हमारी वीडियो को कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि हमारी क्लास कैसे लगी, तभी तो हम अगली क्लास बनाएंगे। आपका जो रिस्पॉन्स आता है उसी को देख के हमारा भी मन करता है कि हम और क्लास आपके लिए लेके आएँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। देखिए आपसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं की है हमने कि भाई आपसे कोई फ़ीस ले रहे हैं, और ये आपको सब फ्री में वीडियो आपकी प्रोवाइड हो रही है, फ्री में आपका रिवीजन हो रहा है, और हमारा टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके करवा सके। हमने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड की है, साथ में हम आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ट्रायल बैलेंस भी दे चुके हैं। अब आपका जो हमने ब्रांच अकाउंटिंग की भी वीडियो आपकी आ चुकी है, और जो आपकी लास्ट वीडियो थी वो कौन सी थी, एक और वीडियो थी ना इससे पहले, ब्रांच अकाउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, और लास्ट वाली एक और हमने बनाई थी अभी। तो हम 4 अभी तक आपको दे चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट बचता है वो आप बताइए अब क्या रह गया है, बाकी तो अब एक NPO रह गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपका रह गया है, उसकी भी हम बनाएंगे। और इसके साथ हाँ, शेड्यूल 3 की वीडियो आपकी आ चुकी है। तो अगर आप देखें तो 5 क्वेश्चन के करीब यहाँ, 5 यहाँ, ठीक है। और ब्रांच अकाउंटिंग से मान के चलिए आप 3 से 5 आते हैं, और शेड्यूल में 5 से 7 आते हैं, 5 10 15 18, 18 क्वेश्चन तो अभी तक हम आप कर चुके हैं अकाउंट्स के। और अब जो बचते हैं वो इतने, हाँ एक BRS बचता है आपका, जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है बैंक रिकन्सिलेशन, जिससे लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। आपका NPO जिससे 3 से 5 क्वेश्चन आते, 3 तो आती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से।
3 आए थे लास्ट उससे, और उसके बाद तो 1-2 चैप्टर और बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट से वही आते हैं 50-60 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग हम उसको कवर कर लेंगे अगले 3-4 दिन में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।